ओके, चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ अब इसको एचएक्स गॉन कहें या हेक्स गॉन कहें, ये मैं पता कर लेता हूँ कि डायरेक्टर तुषार प्रधान जुड़ गए हैं। एक्चुअली तुषार जी के पास इन्वेस्टमेंट दुनिया में 26 साल से ज़्यादा का अनुभव है और आजकल जैसा आपने देखा ये काफ़ी सक्सेसफुल फंड मैनेजर्स, एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं और अपनी खुद की फर्म स्टार्ट कर रहे हैं। तो तुषार जी ने भी इसे सेटअप किया है, तो उनसे पूछते हैं। तुषार जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और ऑल द बेस्ट आपकी इस जर्नी में। पहले तो बताइए इस ए एक्स हेक्सगॉन, ये क्या मतलब हेक्सगॉन है, क्या है ये? उसको सेटअप करने का क्या रीज़न क्या था, नाम चुनने का क्या रीज़न था? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा। बहुत शुक्रिया आपका। हेक्सागोन का जनरली मतलब रहता है ये सिक्स साइडेड फिगर। और मेरा जो नाम है तुषार, उसको हम स्नोफ्लेक इंग्लिश में जिसको कहते हैं। और स्नोफ्लेक हेक्सागोन के आकार में होता है, इसके लिए बस उसका नाम हेक्सागोन। अरे वाह, और चलिए। उसमें ई ई मिसिंग ऑफ कोर्स इसके लिए है कि आरओसी में ये नाम ही नहीं रहा, बाकी बचा, तो हमने थोड़ा सा कम कर दिया उसको। अच्छा, चलिए ठीक है। तो एक वैसे तुषार जी एक चीज़ है, काफ़ी फंड मैनेजर्स अब अपना खुद का सेटअप कर रहे हैं। क्या ये थोड़ा सा आपको एक लग रहा है कि अब बहुत कर लिया, किसी और के लिए काम चलिए अपना खुद का मैनेज करते हैं? और क्या एक विजिबिलिटी भी दिख रही है आपको कि मार्केट बहुत अच्छा करने वाला है यहाँ से? देखिए, ये इंडिया की इक्विटी मार्केट की मैच्योरिटी मैं समझता हूँ कि जैसे कि मेरा तजुर्बा है पिछले 25-30 साल का, जहाँ पर पेनिट्रेशन जनरल इन्वेस्टिंग पब्लिक की नहीं थी। और धीरे धीरे हमारे मार्केट्स भी इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि हमारी कंपनियों के साइजेस बढ़ गए हैं। और ये एक माहौल सा बिल्कुल अलग हो गया है, जिससे कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टिंग के बजाय इंडिविजुअल इन्वेस्टिंग स्टाइल्स के लिए भी काफ़ी मौका रह चुका है अभी। और धीरे-धीरे हमने ऐसा भी देखा है कि जैसे ही इन्वेस्टर डाइवर्सिफ़ाई करता है, अपने इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ जो हैं अपने, जितने उनके पास है, तो काफ़ी ऐसा मौका रह जाता है जिससे कि किसी इन्वेस्टर को अलग से कोई स्टाइल अगर चूज़ करना चाहे, बिकॉज़ नाउ ही इज़ अ लॉट मोर अवेयर। मतलब पहले तो अवेयरनेस भी ज़्यादा नहीं थी, तो जेनेरिक प्रोडक्ट में चले जाते थे। मगर फिलहाल अब ऐसा होने लगा है, और आगे भी 10 साल में 15, 20, 25 साल जो भी आगे के हैं, उसमें मैं समझता हूँ कि ये बढ़ते ही जाएगा, जिससे कि ये कॉम्प्लेक्सिटी जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में होगी, उसके लिए काफ़ी अपॉर्च्युनिटी सभी के लिए होगी। तो मेरे ख्याल से अब एक स्टेप हम उस तरफ की ले रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इसको कंपेयर हम करें 1960s और 70s में, जहाँ पे यूएस में ये इक्विटी कल्ट पैदा हो गया, जहाँ पर इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स को लेके या तो हेज फंड्स या तो इंडिविजुअल पोर्टफोलियो मैनेजर्स की चुनौती की गई, एज अपोज टू गोइंग टू जनरल मार्केट प्रोडक्ट्स। ओके। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक्स की इस समय। मार्केट में अब एक बड़ा पैसा बना है पिछले कुछ महीनों में आईटी स्टॉक्स में। अ, और दूसरी तरफ एक स्पेस जहां बड़ी अंडर परफॉर्मेंस रही है वो है प्राइवेट बैंक्स। इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये दोनों मार्केट के सबसे बड़े सेक्टर्स हैं। यहाँ पर क्या अब रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा स्क्यू हो रहा है प्राइवेट बैंक्स के फेवर में और अगेंस्ट आईटी, या अभी भी यहाँ से आईटी ही आउट परफॉर्म करेगा, बैंक्स अंडर परफॉर्म करेंगे? आपका क्या व्यू है? देखिए, प्राइवेट बैंक्स में अगर आपने देखा, तो मोस्टली जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, इफ यू लुक एट ऑल ऑफ द टॉप म्यूचुअल फंड्स एंड बाय बल्क, मतलब आपने कोई सा भी म्यूचुअल फंड लिया, समझो आपने 5 या 6 म्यूचुअल फंड खरीदे, तो आपकी टॉप होल्डिंग अक्रॉस ऑल ऑफ द म्यूचुअल फंड विल बी 2 और 3 प्राइवेट बैंक्स। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है ओनरशिप की। और नया पैसा जो आ रहा है वो ज्यादातर मिड कैप्स, सेक्टोरल, स्ट्रेटेजिक या नॉन लार्ज कैप एरियाज में जा रहा है। और जैसे कि आप पता ही है आपको कि एफपीआईज इतने ज्यादा जोर से इंडिया में अभी तक प्रवेश नहीं कर रहे हैं। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो डिमांड एंड सप्लाई हो जाता है स्टॉक प्राइस का, जहां पर किसी स्टॉक की डिमांड बढ़ जाती है कंपेयर टू वॉट एवर अवेलेबल सप्लाई देयर इज इन द मार्केट, उससे प्राइस पर ज्यादा इफेक्ट हो जाता है। तो ये डिमांड एंड सप्लाई अभी आजकल प्राइवेट बैंक्स की फेवर में नहीं है, क्योंकि एक तो सारे म्यूचुअल फंड्स और सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बाद ये बहुत ज्यादा लेवल तक है।
और इंक्रीमेंटल बाइंग जिसको कहेंगे हम, कि जिससे कि और इसमें खरीदारी हो, ऐसा कोई ट्रेंड अभी तक नजर नहीं आ रहा है। तो एक तरफ फंडामेंटल्स हैं आपके, वो बहुत स्ट्रांग है, मगर एक तरफ मार्केट फोर्सेस है जिससे कि इसमें ज्यादातर इंटरेस्ट आ नहीं रहा है। ज्यादातर हम आईटी की तरफ देखते हैं तो इट इज मोर और लेस लिंक टू मार्केट्स इन द यूएस, बिकॉज हमारी आईटी कंपनी ज्यादातर उनकी सेल्स जो है, रेवेन्यूज जो है, यूएस मार्केट से आती है। तो अगर यूएस में रिसेशन हो या यूएस में कोई ऐसी घटना हो जिससे कि यूएस मार्केट अच्छा चले, तो वो आईटी फर्म्स के लिए ज्यादा अच्छा समझा जाता है और नियर टर्म में उसका इम्पैक्ट आ जाता है। अब फिलहाल यूएस में हम यूएस फेडरल रिजर्व की जब बातें करते हैं तो एक इंटरेस्ट रेट ड्रॉप या इंटरेस्ट रेट रिडक्शन रिजीम का एक सवाल हम समझते हैं कि शायद होने वाला है। अगर ये सब होता है तो सारे एसेट मार्केट्स के लिए ये बहुत अच्छा होता है, इंक्लूडिंग इक्विटीज। तो ऐसा ही मान के चल रहे हैं फिलहाल कि इससे कि डिमांड सिचुएशन यूएस में एटलीस्ट फ्रॉम अ स्टॉक मार्केट परस्पेक्टिव विल गेट बेटर, and there are bets being taken on IT for now. बट इसके अलावा मेरे ख्याल से आईटी फर्म्स में थोड़ा सा अंडर ओनरशिप भी हो गया है। अब ज्यादातर पोर्टफोलियोज में आपने देखा होगा कि ओवर द लास्ट 2-3 years कंपनीज विच आर बीइंग फेवर्ड आर डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, और ज्यादातर इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेस में ज्यादा इंटरेस्ट आ चुका है। तो एक तरफ से एक थोड़ी सी रोटेशन भी आती है जिससे कि मेरे ख्याल से आईटी फर्म्स में फिलहाल के लिए थोड़ा इंटरेस्ट भी आ सकता है। ओके, चलिए। अच्छा, एक और स्पेस जहाँ पर काफ़ी एक्शन ऑफ लेट आना शुरू हुआ है वो है केमिकल नाम। आपके पोर्टफोलियो में है क्या, या आप ऐड कर रहे हैं क्या इन्हें? पोर्टफोलियो में तो नहीं है, मगर मेरे ख्याल से केमिकल्स एक बहुत बड़ा सेक्टर हो गया। मेरे ख्याल से उसमें से अगर आप चुने स्पेशलिटी केमिकल्स जिसमें काफी सारी चीजें आती है और निश प्लेस जो होते हैं, वो जरूर हमारे पोर्टफोलियोज में है। और मैं समझता हूँ ये China+1 की जो स्ट्रेटेजी है, जहां पर एक बहुत ज्यादातर बड़ा मूव हो रहा है, जहां पर ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग जो चाइना में होती थी इन स्पेशलिटी केमिकल्स की, धीरे धीरे लोग वो सप्लाई चेन कहीं और ढूंढ रहे हैं, और उसमें से इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसका उसको फायदा हो सकता है। तो मेरे ख्याल से वहां पे काफी इंटरेस्ट है। और उसमें से भी अगर देखें आप कि उस चेन में काफी ज्यादा कंपनीज आती हैं, तो ऐसा नहीं है कि किसी एक पे ज्यादातर आप कंसंट्रेट करें। मगर ये अपॉर्चुनिटी जो ओपन होती है, वो 2-3 चीजें देख के आपको आगे बढ़ना है उसमें। ये एक है कैपेसिटी, एक तो है डिमांड, मगर जितनी कैपेसिटी उस कंपनीज में है उसी से आपकी पोटेंशियल प्राइस राइज उसके ऊपर काफी ये मायने रखती है। तो ये सारे कॉरपोरेट अनाउंसमेंट्स जो है, जिसमें से कैपेसिटी एडिशन, जिसको हम प्राइवेट कैपेक्स भी कहेंगे, इसकी अनाउंसमेंट इस फील्ड में जैसे ही कोई कंपनी में आपने देखी, तो आप 1, 2 और 3 साल का अंदाजा लगाने लगते हैं कि इसकी अपसाइड क्या होने वाली है। एक तो उसके ऑर्डर्स ज्यादा बढ़ेंगी और उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी और इन टर्न उनकी इकोनॉमिक स्केल, उससे आपकी मार्जिन्स बढ़ने का अपॉर्चुनिटी ज्यादा होता है। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, मगर जिसने भी इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश की हो, तो शायद आपको काफी सारे विनर्स इस सेक्टर में भी मिल सकते हैं। और क्या मेटल्स में भी यही व्यू रहेगा? क्या एक सुपर साइकिल का हम हिस्सा हैं इस समय, या चांसेस हैं कि ये साइकिल शायद सुपर साइकिल में टर्न हो जाए? ऐसा कह सकते हैं, मगर मैं समझता हूं कि इंडिया इज प्लेस्ड इन अ वेरी यूनिक सिचुएशन राइट नाउ। तो हम जब सुपर साइकिल की बात करते हैं तो यूजुअली हम इस बात को लेके चलेंगे कि ग्लोबल सुपर साइकिल जब चलता है तो ये उससे ज्यादा ये शब्द को लागू होता है। मगर ग्लोबली ऐसे कोई संकेत नहीं है जिससे कि हम कहेंगे कि आगे जाके सुपर साइकिल बन सकता है। मगर इंडिया के लिए स्पेसिफिकली, स्पेशली इन सर्टन एरियाज वेयर ईदर देयर इज China+1 स्ट्रेटजी, या डोमेस्टिक डिमांड ही ऐसे बढ़ेगी और पेनिट्रेशन जहां से बढ़ता है किसी सेक्टर में, उससे आप समझ सकते हैं कि ये नॉर्मल साइकिल की तरफ से ये 2-3 साल ऊपर रह के नीचे आएगा, ऐसा नहीं मान सकते। और ये सुपर साइकिल बन सकता है। सुपर साइकिल जनरली बिटवीन 7 to 8 years लास्ट होता है, और ये काफी स्ट्रांग होता है फ्रॉम अ स्टॉक मार्केट परस्पेक्टिव। तो ये सब कहना एज अ मार्केट काफी स्ट्रांग होगा इस समय। मगर मैं समझता हूँ कि इंडिया इज प्लेस्ड इन अ यूनिक पोजीशन राइट नाउ। ओके।
अच्छा, एक और स्पेस जहाँ बहुत पैसा बना है वो है, मतलब आप ही की स्पेस, मार्केट पार्टिसिपेंट्स, चाहे एक्सचेंजेस हैं, चाहे डिपॉजिटरीज हैं, चाहे ब्रोकरेजेस हैं, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स हैं, सभी में पिछले 2 से 3 साल में अगर आप अनलक्की भी रहे हैं तो डबल या ट्रिपल पैसा बना है, और अगर लक्की रहे हैं तो 10 गुना पैसे भी बने। यहाँ पर क्या ये रैली अभी भी इंटैक्ट है, कंसिडरिंग जिस तरीके का इक्विटी कल्ट इंडिया में है अब? ये थोड़ा सा पेचीदा सवाल है, क्योंकि क्या होता है कि ओवर टाइम वैल्यूएशंस टेंड टू कैच अप। मतलब समझे, आपने डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट रिटर्न किसी कंपनी में ले लिया, तो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस अब आगे की रहेगी वो डबल डिजिट रिटर्न से ज्यादा और रखने की अपेक्षा हम करेंगे तो जनरली डिसअपॉइंटमेंट में आप रहेंगे। तो मैं समझता हूं कि एट द ग्राउंड लेवल, एट अ फंडामेंटल लेवल, दीज कंपनीज विल कंटिन्यू टू ग्रो। मतलब ऐसा कोई इशू नहीं है कि जिससे कि हम उससे डरें। मगर वैल्यूएशंस स्पेशली फाइनेंशियल्स में ऐसे होता है, स्पेशली मार्केट रिलेटेड फाइनेंशियल्स, जैसे आपने कहा कि डिपॉजिटरीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, ब्रोकिंग हाउसेज हैं, या वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स हैं, ये सारे मार्केट रिलेटेड सेंटिमेंट से चलते हैं। तो जब कभी आपको कोई भी मार्केट सेंटिमेंट में गिरावट या ऐसी कोई सेंटिमेंट का अभाव हो जाए, तो मैं समझता हूँ ये कंपनीज उस वैल्यूएशन रिस्क से ज्यादा प्रभावित हो सकती हैं। मार्केट अगर स्टेडी भी रहा यहाँ से, तो फिर वैल्यूएशन का भी मामला हो जाता है कि इनकी ग्रोथ जो है, हम हर दिन की ग्रोथ एक्सपेक्टेशन अगर रखें इसमें, तो फिर वापस डिसअपॉइंटमेंट की अपेक्षा हो सकती है। क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट एनुअल फिनोमिनन, वी आर टॉकिंग अबाउट से फोलियोज एडेड, या हम समझते हैं कि कितने वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स ने और क्लाइंट्स ऐड करे। तो ये सारा एनुअल मामला हो जाता है, जिससे कि हमें वहां पे रुकने की जरूरत है, इसकी ग्रोथ की असेसमेंट करने की जरूरत है। और अगर वैल्यूएशंस उससे थोड़े आगे बढ़ गए हैं, तो फिलहाल के लिए आपको वो ग्रोथ जो हमने पिछले 2-3 सालों में देखी है, उस स्तर का ग्रोथ आप नहीं देख पाएंगे यहाँ पर। मगर इसका ये मतलब नहीं हुआ कि इनकी फंडामेंटल्स वीक हैं, और इसमें हमें कोई संदेह है कि ये कंपनियां अगले 10 साल में अच्छा काम नहीं करेंगी और अच्छी ग्रोथ नहीं दिखा पाएंगी। जरूर दिखा पाएंगी, क्योंकि जैसे मैंने सबसे पहले कहा कि भारत में इक्विटी कल्ट जो आजकल में चल रहा है, उसकी ज्यादातर रहने की और कंटिन्यूअस रहने की संभावना ज्यादा है। ज्यादातर यंगर इन्वेस्टर्स मार्केट में आ रहे हैं, इनकी इनकम प्रोफाइल भी पहले से ज्यादा अच्छी और ठोस है, और उनकी स्टेइंग कैपेसिटी मेरे ख्याल से पिछले इन्वेस्टर्स से बहुत ज्यादा लंबी है। इसके लिए ये सेक्टर बड़ा अट्रैक्टिव है। मगर जैसे कि आपने कहा कि अपेक्षा करना एक बात है, और जटे रहना और ओवर द लॉन्ग टर्म इसमें पैसा कमाना एक दूसरी बात। ओके, तुषार जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको फिर से एक बार ऑल द बेस्ट आपकी इस जर्नी के लिए।